हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस की थी फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 5 को, जो कि एम्स एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर पिछले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे गए कुछ एक बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ग्लास एनवलप ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ। डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब का जो ग्लास एनवलप है किसका बना होता है? ऑप्शन ए है बोरोसिलिकेट ग्लास या पायरेक्स ग्लास, ऑप्शन बी ऑर्डिनरी ग्लास, ऑप्शन सी स्टील एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बोरोसिलिकेट या फिर पायरेक्स ग्लास। एक मॉडर्न एक्सरे ट्यूब का अगर हम ग्लास एनवलप की बात करें तो वो बोरोसिलिकेट, जो कि एक स्पेशल प्रकार का ग्लास होता है, उससे बना होता है, जिसे हम पायरेक्स ग्लास के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द लीकेज रेडिएशन इज दैट रेडिएशन विच कम्स आउट। लीकेज रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो कि कम निकल कर आती है। ऑप्शन ए है ग्लास के विंडो से, ऑप्शन बी है ट्यूब के हाउसिंग से, ऑप्शन सी है बोथ अबाउ एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए थ्रू द ग्लास विंडो। देखिए, जो एक्सरे ट्यूब की जो लीकेज रेडिएशन होती है वो ग्लास विंडो के ग्लास के क्रैक होने से वहाँ से लीकेज होके आती है और उसके बाद में वो हाउसिंग से कम्स आउट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेडिएशन निकलती है वो ग्लास के विंडो से निकलती है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्लास विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम द स्पीड ऑफ द मॉडर्न एक्सरे ट्यूब इज। मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के अंदर जो एनोड होता है उसकी मोस्ट ऑफ टाइम स्पीड कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1600 आरपीएम, ऑप्शन बी है 3500 आरपीएम, ऑप्शन सी है 3000 आरपीएम एंड ऑप्शन डी है 4000 आरपीएम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3000 आरपीएम। देखिए, क्या होता है जनरली जो इसकी जो रेंज होती है आरपीएम की, जो एनोड है उसकी, तो 3000 से 9000 आरपीएम की रेंज के अंदर ये होता है। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ टाइम की बात करें कि मोस्ट ऑफ टाइम ये कितनी रेंज के अंदर, मतलब किस रेंज के ऊपर ये वर्क करता है, तो वो हो जाएगी इसके अंदर 3000 आरपीएम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पेनिट्रेशन पावर ऑफ द ट्यूब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द। ट्यूब की पेनिट्रेशन पावर डायरेक्टली किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए है केवीपी, ऑप्शन बी एमए, ऑप्शन सी एक्सपोजर टाइम एंड ऑप्शन डी फोकस से लेके फिल्म की डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलो वोल्टेज पेनिट्रेशन या किलो वोल्टेज फीक। किलो वोल्टेज फीक अगर जी किसी एक्सरे ट्यूब के अंदर अगर हम अप्लाइड वोल्टेज जितना ज़्यादा देंगे तो उतना ही ज़्यादा उसकी जो एक्सरेज प्रोडक्शन होगा उसकी पेनिट्रेशन पावर होगी। तो किसी भी फैटी पेशेंट के अंदर हम केवीपी को इंक्रीज करते हैं ताकि जो पेनिट्रेशन पावर है वो इंक्रीज हो सके एक्सरेज की, ताकि अच्छे से इमेज की क्वालिटी हो सके। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे रिसीव्ड एट ए गिवन पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन। एक दिए गए पॉइंट के ऊपर आने वाली जो एक्सरेज की क्वांटिटी है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है केवीपी, ऑप्शन बी है एमए, ऑप्शन सी है एमएएस एंड ऑप्शन डी है साइज ऑफ द फोकल स्पॉट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एमएएस। क्वेश्चन नंबर 6, इन गुरुजी प्रिंसिपल द एक्सरे ट्यूब इज सो डिजाइंड दैट इट हैव द फॉलोइंग। गुरुजी प्रिंसिपल्स के अनुसार एक्सरे ट्यूब को इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए जो कि रखे। ऑप्शन ए है एंगल टारगेट, ऑप्शन बी है लाइन फोकस प्रिंसिपल टू हैव स्मॉल इफेक्टिव एरिया, ऑप्शन सी है डुअल फोकस एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। गुरुजी प्रिंसिपल के अनुसार एक एक्सरे ट्यूब के अंदर उसका जो टारगेट है वो एंगल्ड होना चाहिए, उसका जो लाइन फोकस प्रिंसिपल है उसका जो इफेक्टिव फोकल एरिया है वो स्मॉल होना चाहिए और उसके अंदर डुअल फोकस होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द हीट जनरेटेड इन द एनोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज। एक्सरे ट्यूब के एनोड के अंदर हीट कितना % जनरेट होती है? ऑप्शन ए लेस देन 1%, बी लेस देन 30%, सी लेस देन 75% एंड डी लेस देन 99 ग्रेटर देन 99%। तो यहाँ पर जो हीट का जनरेशन होता है वो ग्रेटर देन 99% होता है और जो एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है लेस देन 1% होता है। क्वेश्चन नंबर 8,
द अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। वही क्वेश्चन है कि जो एक्सरेज के प्रोडक्शन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यूटिलाइजेशन कितना परसेंट होता है। ऑप्शन ए लेस देन 1%, बी लेस देन 40%, सी लेस देन 90% एंड डी ग्रेटर देन 90%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लेस देन 1%। लेस देन 1% टोटल काइनेटिक एनर्जी का लेस देन 1% से भी कम एक्सरे के प्रोडक्शन के अंदर यूज होता है और ग्रेटर देन 99% वहाँ पर हीट के फॉर्म में जनरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट ट्रू अबाउट शेप लाइट। शेप लाइट के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। डिस्टेंस बिटवीन शेप लाइट एंड प्रोसेसिंग टैंक शुड नॉट बी लेस देन 1.2 मीटर। शेप लाइट एंड प्रोसेसिंग टैंक के मध्य जो डिस्टेंस होती है वो 1.2 मीटर से कम रखनी चाहिए, 1.2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी है एम्बर शेप लाइट फिल्टर इज यूज्ड विद कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन। कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन के साथ में एम्बर शेप लाइट फिल्टर का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी है शुड बी सफिशिएंट नॉट फॉग द अनएक्सपोज्ड फिल्म। शेप लाइट सफिशिएंट होनी चाहिए और अनएक्सपोज्ड फिल्म को वो फॉग नहीं करनी चाहिए। बल्ब यूज्ड इन शेप लाइट इज मोर देन 15 वाट्स। यहाँ पर ये जो कथन है वो असत्य है, लास्ट वाला ऑप्शन डी। जो इसके अंदर जो शेप लाइट होती है वो 15 वाट से कम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर लेस देन होना चाहिए, तब ये कथन सत्य होता। क्वेश्चन नंबर 10, एम्बर शेप लाइट इज कंपेटिबल विद फिल्म हैविंग। एम्बर शेप लाइट जो है वो किस फिल्म के साथ में कंपेटिबल यानी कि सही होती है। ऑप्शन ए है ब्लू सेंसिटिव फिल्म, ऑप्शन बी ग्रीन सेंसिटिव फिल्म, ऑप्शन सी येलो सेंसिटिव फिल्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्लू सेंसिटिव फिल्म। देखिए अंबर शेप लाइट के लिए अंबर शेप लाइट फिल्टर का यूज करते हैं और इसके लिए जो सेंसिटिव स्क्रीन यूज करते हैं हम यहाँ पर वो कैल्शियम टंगस्टेट स्क्रीन यूज करते हैं। और फिल्म की बात करें हम यहाँ पर तो वो ब्लू सेंसिटिव फिल्म इसके लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, रेड शेप लाइट इज कंपेटिबल विद फिल्म्स हैविंग। रेड शेप लाइट कंपेटिबल होती है किन फिल्म के साथ में। जो फिल्म होती है ऑप्शन ए ब्लू सेंसिटिव फिल्म्स, ऑप्शन बी ग्रीन सेंसिटिव फिल्म, ऑप्शन सी येलो सेंसिटिव फिल्म्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ग्रीन सेंसिटिव फिल्म। देखिए अगर हम बात करें अंबर शेप लाइट के कंपैरिजन में तो वहाँ पर हमें यूज करनी होती है ब्लू सेंसिटिव फिल्म एंड रेड शेप लाइट के लिए बात करें हम तो यहाँ पर यूज होती है ग्रीन सेंसिटिव फिल्म्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स। इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है टर्बियम एक्ट एज एक्टिवेटर। टर्बियम एक्टिवेटर की तरह काम करता है। इसमें एडिशन ऑफ सर्टेन डाइज एक्सटेंड सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म। अन्य एडिशन डाई का यूज करने पर फिल्म की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन सी है डज नॉट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ एक्सरे फिल्म टू विजिबल लाइट। विजिबल जो एक्सरे एनर्जी है उसको विजिबल लाइट में कन्वर्ट नहीं करती। ऑप्शन डी है डिक्रीज द रिजोल्यूशन ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के कंपेयर में असत्य है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का जो फंक्शन होता है एक्सरे की जो लाइट होती है एक्सरे एनर्जी की जो फोटोन्स होते हैं उनको चेंज करना होता है विजिबल लाइट के अंदर और इनका रिजोल्यूशन जो एक डायरेक्ट फिल्म होती है उनके कंपैरिजन में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोरिसेंस सिग्निफाई होता है। फ्लोरिसेंस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है लाइट इमिटेड बाय स्क्रीन विद इन 10⁻⁸ सेकेंड, बी है लाइट इमिटेड बाय स्क्रीन आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड, सी है लाइट इमिटेड बाय स्क्रीन एट 10⁻⁸ सेकेंड, ऑप्शन डी है लाइट इमिटेड बाय स्क्रीन आफ्टर 10⁻7 सेकेंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइट इमिटेड बाय स्क्रीन विद इन 10⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड के विद इन के इसके अंदर ही अगर एक्सपोज करने के बाद में लगभग 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर ही लाइट का एमिशन होता है तो उसको अपन कहते हैं फ्लोरिसेंस। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है इसके अंदर फॉस्फोरिसेंस। फॉस्फोरिसेंस का मतलब होता है कि जो लाइट है 10⁻⁸ सेकेंड के बाद में वो जो मैटर है इमिट करे तो उन्हें अपन कहते हैं फॉस्फोरिसेंस की नेचर वाले मैटर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, PE is the time of echo less than dash 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 is considered short। टाइम ऑफ इको को
कितने समय से अगर कम हो तो उसको शॉर्ट हम कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन ए है 10 मिली सेकेंड, बी 30 मिली सेकेंड, सी 50 मिली सेकेंड एंड ऑप्शन डी 80 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30 मिली सेकेंड। अगर टाइम ऑफ इको 30 मिली सेकेंड से भी कम है तो उसको हम शॉर्ट टाइम ऑफ इको या शॉर्ट टीई के रूप में कंसिडर करते हैं एमआरआई के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16, टीई ग्रेटर देन डैश 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 इज कंसिडर्ड टू द लॉन्ग। अगर टाइम ऑफ इको निम्न में से किस समय से ज़्यादा होता है तो उसको लॉन्ग कंसिडर किया जाता है। ऑप्शन ए है 30 मिली सेकेंड, बी 50 मिली सेकेंड, सी 80 मिली सेकेंड एंड ऑप्शन डी 100 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 80 मिली सेकेंड। अगर 80 मिली सेकेंड से ज़्यादा बड़ा होता है टाइम ऑफ इको तो उसे हम लॉन्ग कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर ए सीटी यूरोग्राफी प्रोसीजर पेशेंट शुड बी टोल्ड टू अवॉइड फूड इनटेक डैश 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 बिफोर द एग्जामिनेशन। देखिए सीटी यूरोग्राफी प्रोसीजर के दौरान एक पेशेंट को एग्जामिनेशन से पूर्व फूड को कितने समय तक फूड नहीं लिया जाता है। ऑप्शन ए है 6 आवर्स, बी 10 आवर्स, सी 18 आवर्स एंड डी 24 आवर्स। देखिए जो फूड इनटेक का जो मिनिमम जो टाइम होता है 6 आवर्स होता है एक सीटी यूरोग्राफी प्रोसीजर के लिए बिफोर द एग्जामिनेशन। सीटी यूरोग्राफी करवाने से पहले हमें 6 घंटे तक फास्टिंग रखनी होती है पेशेंट की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18, डाइकोम रेफर्स टू, डाइकोम का मतलब है फुल फॉर्म है ऑप्शन ए डायरेक्ट इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, ऑप्शन बी डिफिनेटिव इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, सी डिजिटल इमेज एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन, ऑप्शन डी है डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिस्क्राइबिंग पोजिशनिंग फॉर अपर लिम्ब प्रोजेक्शन द पेशेंट विल बी सीटेड बाय द टेबल, टेबल के बगल में बैठाना चाहिए, लाइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर लिटाना चाहिए, स्टैंडिंग बाय द टेबल, टेबल के ऊपर खड़ा करना चाहिए एंड डी लाइंग फेस डाउन लिटाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीटेड बाय द टेबल। टेबल के बगल में पेशेंट को बिठाकर हम अपर लिम्ब की रेडियोग्राफी के लिए पोजीशनिंग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कॉन्ट्रास्ट मीडिया कंटेनिंग ओनली सोडियम आर, वे कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो ओनली सोडियम कंटेन रखता है। ऑप्शन ए है कॉन्डे 420, ऑप्शन बी ट्रायोवीडियो 420, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। दोनों ही प्रकार के जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया की कैटेगरी में आते हैं, जिनके अंदर सोडियम है वो कैटायन का काम करता है एंड जो आयोडीन होता है वो एनायन का काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द आइडियल क्वालिटीज ऑफ यूएस कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स फ्रॉम द बिलो। नीचे दी गई क्वालिटीज़ के अंदर में यूएस कॉन्ट्रास्ट की जो आइडियल क्वालिटी है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है हाई एटीन्यूएशन, ऑप्शन बी है हाई ब्लड सोल्युबिलिटी, ऑप्शन सी हाई इकोजेनिसिटी, ऑप्शन डी हाई डिफ्यूजिविटी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाई इकोजेनिसिटी। एक आइडियल क्वालिटी होती है एक यूएस कॉन्ट्रास्ट एजेंट की, जिसकी अगर इकोजेनिसिटी अच्छी होती है तो वो एक आइडियल कॉन्ट्रास्ट के रूप में यूएस में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द पैल्पेबल बोनी प्रोमिनेंस विच इज ए लैंडमार्क फॉर लोकलाइजिंग द हिप जॉइंट फॉर करेक्ट एपी पोजिशनिंग। अगर हमें हिप जॉइंट का एपी एक्सरे लेना होता है तो उस टाइम हमें एक लैंडमार्क के रूप में कौन से प्रोमिनेंस को हमें पैल्पेबल करके देखना होता है। ऑप्शन ए है इलाइक स्पाइन, ऑप्शन बी है सियाटिक नॉच, ऑप्शन सी है एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन एंड ऑप्शन डी है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन से 2 या 3 या 4 सेंटीमीटर हम अपर रखते हैं एक केसेट को, तो इसलिए हमें जो एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन होता है उसको पैल्पेब करके देखना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द ग्रिड इज नॉट नेसेसरी इन मेकिंग ए रेडियोग्राफ ऑफ
कौन से रेडियोग्राफ को बनाने के लिए हमें ग्रेडिक्स की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए है लैटरल पेल्विस, ऑप्शन बी है एपी लंबर स्पाइन, ऑप्शन सी है लैटरल सर्वाइकल स्पाइन, ऑप्शन डी है एपी व्यू ऑफ पेल्विस। देखिए, जो सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे होता है वो हम स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर करते हैं और पेशेंट के इसके अंदर बकी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा लैटरल सर्वाइकल स्पाइन। इन सभी के अंदर हम बकी का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डायग्नोस्टिक एक्सरे कंट्रीब्यूट इन एनुअल डोज ऑफ। डायग्नोस्टिक एक्सरे से जो एनुअल डोज मिलती है एक पेशेंट को, उसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? ऑप्शन ए 39 मिली रेड, ऑप्शन बी 56 मिली रेड, ऑप्शन सी 225 मिली रेड एंड ऑप्शन डी 325 मिली रेड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 39 मिली रेड। एक डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब का जो एनुअल डोज का कंट्रीब्यूशन होता है वो 39 मिली रेड होता है एक पेशेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25, कैथेटर्स यूज्ड फॉर वेस्कुलर डायलेशन आर। वेस्कुलर डायलेशन के लिए निम्न में से कौन सा कैथेटर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए है ग्रंजिक डबल ल्यूमेन डायलेशन कैथेटर, ऑप्शन बी है वैन एंडेल डायलेशन कैथेटर, ऑप्शन सी है स्ट्रेट टेफ्लॉन कैथेटर एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही प्रकार के जो कैथेटर्स होते हैं वो हम डायलेशन के लिए यूज करते हैं वेस्कुलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, टेक्नीशियन 99 रिलीज डैश 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 गामा रेज। टेक्नीशियन 99 कौन सी कितने % गामा रेज का रिलीज करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी 88%, ऑप्शन सी 95% एंड ऑप्शन डी है इसका 99%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 88%। देखिए, जो टेक्नीशियन 99 की जो मेटा स्टेबल स्टेज होती है वो गामा रेज का टोटल रेज का बात करें तो उसमें से 88% गामा रेज का वो रिलीज करती है। क्वेश्चन नंबर 27, आयोडीन हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ। आयोडीन का हाफ लाइफ है, ऑप्शन ए है 6 आवर्स, ऑप्शन बी है 8.06 डेज, ऑप्शन सी है 128 डेज एंड ऑप्शन डी है 23 आवर्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8.06 डेज। आयोडीन का हाफ लाइफ होता है 8.06 डेज। क्वेश्चन नंबर 28, विच टूथ हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट। निम्न में से कौन सा टूथ सबसे लंबी रूट रखता है? ऑप्शन ए है मैंडिबुलर के कैनाइन, ऑप्शन बी है मैक्सिलरी का फर्स्ट प्रीमोलर, ऑप्शन सी है मैक्सिलरी का कैनाइन एंड ऑप्शन डी है मैक्सिलरी का सेंट्रल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्सिलरी का कैनाइन। मैक्सिलरी का जो मैक्सिलरी कैनाइन टीथ होते हैं उनकी रूट सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जनरेटर्स यूज इन पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी शुड वी। पीडियाट्रिक रेडियोग्राफी में जो जनरेटर्स यूज करते हैं हम वो होने चाहिए। ऑप्शन ए है हाई मिली एम्पियर 800 to 1000 mA, ऑप्शन बी है लो मिली एम्पियर 50 mA, ऑप्शन सी है मीडियम मिली एम्पियर 300 to 500 mA एंड ऑप्शन डी है इन एनी एम्पियर वी कैन यूज। किसी भी एम्पियर का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाई मिली एम्पियर 800 से 1000 mA का हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कैथेटर्स इंटेंडेड प्रिंसिपली फॉर एब्डोमिनल यूज आर यूजेज डैश 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 इन लेंथ। जो एब्डोमिन के लिए जो कौन से कैथेटर्स यूज करते हैं प्राथमिक रूप से, तो उनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 60 to 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 100 to 140 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 150 to 180 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 15 to 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 60 to 80 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज के यह वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।